परिचय तिलक। नमस्कार, मैं स्नेहलता और चलिए प्रदेश 360 की शुरुआत करते हैं, जहां खबर वाराणसी से है। बड़ी खबर है, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है, ये बताया जा रहा है। अमित शाह ने वाराणसी में चुनाव की जो तैयारियां हैं उनका फीडबैक ले लिया है। बैठक में काशी क्षेत्र और गोरख क्षेत्र के जो पदाधिकारी थे वो बुलाए गए थे। तो देखिए, ये अहम बैठक थी, लंबी बैठक चली है। फिलहाल जानकारी ये है कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी लंबी बैठक थी ये नीतीश, अब खत्म हो गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? लता, इस वक्त मैं गोकुल धाम के उस सभागार में मौजूद हूँ जहाँ पर ये बैठक चली है। आप देखिए, लगभग पौने 2 घंटे यहाँ पर ये बैठक चली है और इसी टेबल पर आप देखिए सारे पदाधिकारी मौजूद थे, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी हो, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल हो। इसके साथ ही अगर बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही जो यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे। तो हम रीता बहुगुणा जोशी जी सामने हैं, जानने का प्रयास करेंगे। रीता जी, जो ये बैठक हुई है, उद्देश्य क्या था? लगभग पौने 2 घंटे, काशी क्षेत्र और गोरख क्षेत्र, 2 क्षेत्रों के पदाधिकारी, क्या चर्चा क्या था? पार्टी की बैठक थी, हमारे नेता आए थे, हम उनके साथ बैठे, चर्चा हुई, संगठन की चर्चा हुई, चुनाव के बारे में चर्चा हुई, बस वही है। अपनी मीटिंग थी, उसमें सार्वजनिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अपनी मीटिंग में कुछ मंत्र भी मिले होंगे, कुछ तैयारियों को लेकर? देखिए, सभी अनुभवी लोग हैं, मंत्र का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो अभी यात्राएं चल रही हैं उनकी समीक्षा हुई है, संगठन की समीक्षा है, बस ऐसे संगठन की समीक्षा हुई है। ये रीता बहुगुणा जोशी जी यहाँ पर मौजूद थी और इसके साथ ही हम आपको एक बार और वो जगह दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये जगह, यहाँ पर यही वो टेबल है जहाँ पर जो सारे पदाधिकारी थे और सामने वो जो कुर्सी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी वहीं पर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने बैठक ली और बैठक लेकर उन्होंने जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे वो काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, इसके साथ ही गोरख क्षेत्र के जुड़े हुए पदाधिकारी हों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों या उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो, इसके साथ ही अगर बात करें तो विनोद सोनकर हों और अन्य जो पदाधिकारी हैं, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हों, सभी के साथ यहाँ पर उन्होंने बैठक ली और एक मुद्दों को पूरी तरह से जाना। चुनावी फीडबैक की बात जिस तरह से हम लगातार कर रहे थे कि चुनावी फीडबैक लेंगे, तो पिछले दिनों जो यात्रा निकाली गई है उसका फीडबैक क्या रहा है। और इसके साथ ही चूँकि जिस क्षेत्र में ये जो जगह है, गोकुल धाम का जो क्षेत्र है, अगर इसकी एक तरफ देखें तो काशी है और दूसरी तरफ जौनपुर है, और जौनपुर से लेकर काशी से लेकर जो पूरा कहे पूरे काशी क्षेत्र के साथ जो गोरख क्षेत्र की बात हो रही है, उसमें आने वाले चुनाव में किस तरह के एजेंडे पर काम करना है जिससे ऐतिहासिक जीत हासिल हो, जिससे बहुमत हासिल हो। लता, इन सारे मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है, लेकिन आपको बता दूं कि 1 घंटे 45 मिनट। अच्छा नीतीश, देखा जाए तो ये दोनों ही क्षेत्र पूर्वांचल के बेहद अहम क्षेत्रों में एक माने जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस अभी दिखाई दे रहे हैं, चुनौतियां कौन कौन सी हैं? हालांकि ये इंटरनल मीटिंग है तो कोई भी कुछ साझा नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, उसमें कहीं जो चीज़ें सामने हैं कि एक तरफ जो काशी क्षेत्र है, काशी क्षेत्र में एक बड़ा एजेंडा तैयार हो रहा है। और जो चुनौतियों की बात आपने की, तो चुनौतियाँ जो स्थानीय स्तर पर हैं, जातिगत आधार पर जो वोटर हैं वो कहीं फिसले ना, जो जातिगत वोट माने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो एजेंडा जो है वो विकास का उठ के सामने आए। तो उस आधार पर हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं सामने। तो अब देखिए, कुछ और भी चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे। अब देखिए, ये जो मंच सजा है, बिल्कुल नीतीश, देखिए अभी इंटरनल और मीटिंग थी। आपको बताऊं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, हाँ कंप्लीट कीजिए नीतीश। हाँ, उसमें जिस तरह से आप चुनौतियों की बात कर रही थी पिछले समय में, तो जो पिछले अगर चुनाव की बात करें तो एक जातिगत आधार, पूर्वांचल की बात करें और काशी क्षेत्र के कई जिलों की बात करें तो जहाँ पर ये तो बड़े पैमाने पर यह देखने में आता है कि जातिगत आधार पर वोटिंग ज़्यादातर होती है और इस चुनाव में भी ये चीज़ें सामने आती है। लेकिन अब आगे का एजेंडा क्या होगा ये हम जान लेते हैं। क्या क्या चर्चाएं होंगी? ठीक है नीतीश, आपको क्यों बताऊँ, बात कर लीजिए नीतीश। कुछ पार्टी की देखिए, चर्चा आंतरिक थी, संगठन की थी, हमें चुनाव जीतना है और सबको हराना है, इसी की चर्चा थी और इसी को हम लोग जाकर के कार्य रूप में करने जा रहे हैं।
पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो काशी क्षेत्र हो चाहे वो गोरख क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र अहम। तो इन क्षेत्रों को लेकर किस तरह के आगे के समय में किस तरह के एजेंडे पर काम करना है, इसे लेकर हम जानकारी लेना चाहते हैं। सिर्फ जीत के एजेंडे पर काम करना है और निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं कि पिछली बार से अधिक सीट जीतेंगे। आप आज पूछ रहे हैं हमसे, चुनाव के बाद हम और आप मिलेंगे और मैं अपनी बात को जो कहा हूँ उसको प्रमाणित करके दिखा दूंगा। अभी कुछ दिनों पहले भी गृह मंत्री काशी आए थे, उन्होंने टीएफसी में बैठक की थी और टीएफसी में भी एक मंत्र उन्होंने दिया था कि सबको साथ लेकर आ जाओ। तो आज ऐसा कुछ बात, ऐसा कुछ मंत्र, ऐसा कुछ चर्चा का कोई बड़ा विषय क्या रहा आज आपने इस बैठक में? क्या अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को ही नहीं, कार्यकर्ताओं को भी बताए, सबको बताए कि सबका साथ से ही सबका विकास होगा। तो सबको साथ लेने के नाते, इस नाते नहीं कि हम वोट के नाते लेने जा रहे हैं, इस नाते कि उनके विचारों को जानेंगे और विचारों को जानने के बाद उनकी क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसी एजेंडा बनाया है। तो मैं समझता हूं कि इस पर काम करने की जरूरत है और यही बात निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी ने भी की। पूर्वांचल और काशी क्षेत्र और इसके साथ अगर बात करें गोरख क्षेत्र में, तो जातिगत आधार बहुत तेजी से सामने आता है, तो इसका भेद कैसे होगा? भाई हमेशा रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी जातियां हमें वोट देती रही हैं। आज की स्थिति में ये है कि एकों एक द्वितीयो नास्ति। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वोच्च नेता हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनको देख बिल्कुल करके नीतीश, उत्तर ये प्रदेश तय है कि यहाँ पर तमाम पदाधिकारी जीत का मंत्र लेने के लिए आए हैं और वो जोश दिखाई भी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने उन्नाव से विजय रथ यात्रा के 9वें चरण की शुरुआत कर दी है। अखिलेश की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, भाजपा पर उनका हमला और तीखा होता चला गया। अखिलेश ने अमित शाह के सपा को लेकर कहे गए ABCD से लेकर पीयूष जैन पर IT रेड और तमाम मुद्दों पर ABP गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से खास बातचीत की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आपने बचपन में ABCD पढ़ा होगा, अब भारतीय जनता पार्टी अब ABCD पढ़ा रही है। पार्टी समाजवादी पार्टी ABCD वाली पार्टी है, अपराध वाली पार्टी है, दंगे वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, करप्शन वाली पार्टी है। देखिए, जो भाषा और जिस तरह की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार बदलाव होगा। इनके हर वादे जुमले निकले और जुमलों से ये राजनीति करते हैं, जुमलों से वोट लेना चाहते हैं। इन्होंने वही जुमला कहा था 15 लाख हर एक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। बुंदेलखंड में कहा था कि हर एक घर पर एक कार खड़ी हो जाएगी। तो ये जुमले वाले लोग ABCD दूसरों को न सिखाएं, अपने मुख्यमंत्री को सिखाएं जिन्हें ABCD नहीं आती। उनसे कहिए कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं की सूची कब जारी करेंगे। जो माफिया मिर्ज़ापुर के हैं, जो चंदौली के माफिया हैं, जो बनारस के माफिया हैं, जो जौनपुर के माफिया हैं, जो भदोही के माफिया हैं, जो सोनभद्र के माफिया हैं, जो आसपास और जिलों में माफिया, उनकी सूची कब जारी करेंगे। और अब तो जनता छोड़ चली है बीजेपी को। जनता ने इस बार मन बनाया है कि बीजेपी को छोड़ करके बीजेपी को सफाया करेंगे, इसीलिए इन्हें ABCD याद आ रही है। अब आप कह रहे हैं कि जनता इन्हें छोड़ चुकी है और ये कह रहे हैं कि वो चौका मारेंगे। 14 में मारा, 17 में मारा, 19 में मारा और 22 चौका। देखिए, जहाँ चौके मारने की बात है, मुझे लगता है कि क्रिकेट उन्हें खेलना नहीं आता है। जिन्हें जो खेल खेलना नहीं आता उसके बारे में कहना नहीं चाहिए। और जनता ने पहले ही इनको छक्का इनकी बॉल पे मारने के लिए तैयार है। जनता एक एक बॉल पे इनके छक्का मारेगी, इसलिए कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ी है। आखिरकार मुनाफा किसको कमाने दे रहे हैं, बिजली महंगी है। इन सवालों के जवाब नहीं, इसीलिए चौवे छक्के की बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर उन्हें क्रिकेट खेलना आता है तो जब चाहे तब बॉल फेंकने आ जाएं उनके इस चुनाव के दूल्हा। और खुद अगर हर बॉल पे समाजवादी लोग छक्का ना मारें तो कहिएगा। अच्छा, एक और सवाल हो रहा है। समाजवादी इत्र के यहाँ जो कह रहे हैं कि छापे पड़ रहे हैं, वो दीवार में जो पैसे निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसे भी अपना ही कह लें। प्रधानमंत्री ये बात कहें, देश के दूसरे नंबर के नेता वो भी यही बात कहें, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री यही बात कहें। ये जितना भी पैसा निकला है,
ये सब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों का पैसा है। बिना भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र की सरकार के, उत्तर प्रदेश की सरकार के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। ये ढूंढने गए थे किसी और को और ढूंढ लिया अपने आप को। जो व्यक्ति इत्र समाजवादी पार्टी का बनाता ही नहीं है, उसके घर छापा मारा। ये ढूंढने गए थे कि समाजवादी इत्र बनाने वाले का घर कहाँ मिलेगा। एक ही मोहल्ला, एक ही तरह का नाम, एक ही शहर के रहने वाले। इनके कंप्यूटर ने दूसरा नाम दिखा दिया। इनके कंप्यूटर ने अपने ही आदमी का नाम दिखा दिया। वो निश्चिंत था, उसे कोई डर नहीं था कि उसका पैसा पकड़ा जाएगा। अगर पैसा पकड़ा गया है तो बीजेपी से संबंधित लोगों का पैसा है। अच्छा, आपने कहा कि सांड और साइकिल से जिनकी दुर्घटना होगी 5 लाख रुपए देंगे। पिछले कई वर्षों से जब समाजवादी सरकार थी, किसान की अगर अकस्मात मृत्यु हो जाए तो उसकी मदद होती थी। टाइगर अगर किसी परिवार के लोगों के जान ले ले तो उसकी 5 लाख की मदद होती थी। इस बार जो साइकिल से दुर्घटना से अगर मृत्यु होगी गरीब की तो उसको 5 लाख दिएगी सरकार। और की जान गई है तो बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। जो सबसे फेवरेट जानवर है हमारे मुख्यमंत्री जी का, सांड। अगर सांड को ही नहीं पकड़ सकते, ये जो खेती बर्बाद कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है, तो आखिरकार मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? तो आज तो प्रधानमंत्री बहुत फर्राटे के साथ मेट्रो पे बैठे थे और मुख्यमंत्री जी भी। आज मुख्यमंत्री जिस लोक भवन से निकले होंगे वो समाजवादियों का बनवाया हुआ है। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट तक गए हैं वो समाजवादी सरकार में खरीदी गई है। जिस हेलीकॉप्टर से वे उड़े होंगे कानपुर पहुंचने के लिए, वो हेलीकॉप्टर भी समाजवादी सरकार में लिया गया है। और जिस मेट्रो का शिलान्यास समाजवादी सरकार में हुआ था उसी का उद्घाटन करने गए हैं। ये समाजवादियों की शुरू की गई मेट्रो थी। हमें बधाई देते हैं कानपुर की जनता को, उनको एक सेफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर की जनता को मेट्रो रेल सेवा की सौगात दी है। इसके साथ ही कानपुर उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा वाला 5वां शहर बन गया है। आज कानपुर में हुए एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के IIT स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस मेट्रो को रवाना किया, यानी शुभारंभ किया इसका। कानपुर में बन रहे 32 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट का ये पहला फेज है। 9 किलोमीटर लंबे कानपुर मेट्रो के इस पहले रूट में 9 स्टेशन हैं। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो में सफर भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कानपुर के बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। रास्ते को तय करती है कानपुर मेट्रो रेल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बहुमूल्य और बीजेपी मिशन यूपी 2022 यानी 2022 को फतेह करने के लिए जी जान से जुटी है। तमाम दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर में जनसभाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने सपा राज अखिलेश यादव की यात्रा को लेकर बड़ा हमला बोला है। यहाँ उन्होंने कहा कि सपा राज में हर जिले में एक बाहुबली होता था, दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी। साथ ही नड्डा ने अखिलेश की यात्रा को झांसा बताया। यह है जन विश्वास यात्रा, ये विश्वास यात्रा है। और हमारे अखिलेश भाई कभी कभी यात्रा में निकलते हैं, फिर क्वारंटाइन हो जाते हैं। ये जो यात्रा इनकी होती है, ये होती है झांसा यात्रा। इनकी झांसे की यात्रा होती है। उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी में मिली अकूत संपत्ति के बाद भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग मानो थमने का नाम नहीं ले रहे। भाजपा पीयूष जैन को सपा का करीबी बता रही है तो सपा उसे बीजेपी का। पीएम मोदी ने कानपुर दौरे पर कहा कि विरोधियों ने पूरे यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़क रखा था। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वालों ने गलती से अपने ही आदमी के घर छापा मार दिया। ये लोग
ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया और सोचो क्या निकला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। होगी उत्तराखंड की, जहां मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है। जोशीमठ में मौसम बदल चुका है। पिछले 3 दिन से यहां रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी औली का रुख कर रहे हैं, मगर सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से जो गाड़ियां हैं वो फिसल रही हैं। तस्वीरें जोशीमठ औली मार्ग की हैं। बर्फबारी की वजह से ये सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो फिसल रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बर्फबारी से सैलानियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए इंतजाम किए जाएंगे, मगर अभी ग्राउंड पर कुछ ऐसा होता दिखाई तो नहीं दे रहा। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला दिखाई दे रहा है। न्यू ईयर से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें देख लीजिए जरा। सैलानियों की पहली पसंद है इस वक्त औली, जहां की बर्फबारी देखिए। वहीं नैनीताल में भी बर्फबारी हुई है, चोपता में भी बर्फबारी हुई है, बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद है, तो वहीं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भी बर्फबारी हुई है। देखिए, न्यू ईयर करीब आ गया, ऐसे में उत्तराखंड में सैलानियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, मगर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सावधानी जरूर बरतनी है। इसे लेकर डीआईजी पुलिस मुख्यालय से बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। उत्तराखंड में कुछ दिनों से लगातार कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के मामले भी उत्तराखंड में अब 4 हो चुके हैं। नया साल है, पुलिस की किस तरह की व्यवस्था पूरे स्टेट की है, हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता सेंथिल अबुदई कृष्णराज जी से। सर, अभी नया साल है, इसके अलावा कोविड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हमारे राजधानी देहरादून और पूरे स्टेट में 4 ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। नए साल को लेकर किस तरह की पुलिस की तैयारियां हैं? देखिए, नया साल का जो पूर्व संध्या होता है वो पुलिस के लिए हर वक्त चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि इसमें जो हमारे लिए यातायात नियमों का पालन करना और कानून व्यवस्था का बढ़ा रखना, और जो भी यात्रियां जो है उत्तराखंड में आते हैं उनका एक सुविधाजनक उनका यात्री होने के लिए पुलिस हर साल जो है पूरा ध्यान रखता है। इस बार इस सिलसिले के लेते हुए हमारा जो एल&ओ ब्रांच से जो है सभी दिशा निर्देश जो है जिले के एसएसपी को दिया गया है। इसमें जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यातायात के लिए एक योजना बनाकर जो है जो भी यात्रियां आते हैं उनका असुविधा ना हो उसको ख्याल रखने के लिए, और बाकी अपराध रोकने के लिए दृष्टिगत भी जो है और सुरक्षा का दृष्टिगत भी काफ़ी विस्तार जो दिशा निर्देश जारी हो चुकी है। इसका अतिरिक्त इस बार जो है जो कोरोना का महामारी का भी अभी कुछ केसेस आए हैं सामने, ओमिक्रॉन का भी एक वातावरण बना हुआ है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सरकार का दिशा निर्देश जो एसओपी होगा उसका अक्षर से अक्षर पालन करने के लिए हमारा PHQ द्वारा जो है सभी जिले को दिशा निर्देश दिया है।